नमस्कार दोस्तों, एमएसडी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका एक बेहतर क्लास होने वाला है और आज एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 9th में एक चर वाले रैखिक समीकरण का युग का अध्ययन किया गया था, फिर भी वहाँ कुछ ऐसे टॉपिक किसी कारणवश छूट गए थे। आज उस टॉपिक को यहाँ अध्ययन भी कराया जाएगा और हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ को बनाना बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है बच्चों, पहले हम ये सीखेंगे। तो जैसे कि बच्चों, रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक प्राप्त हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बच्चों नोट कर देता हूं, रैखिक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। कहलाता है। अब दोस्तों, रैखिक समीकरण कितने चर पदों में हमको प्राप्त हो सकता है? रैखिक समीकरण दोस्तों एक चर पद में, दो चर पद में, तीन चर पद आदि में प्राप्त हो सकता है। क्लास 9th में हम लोग एक चर पद वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किए थे। क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे और अगली कक्षक में तीन चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो एक चर पद वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, एक चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर पद पाया जाता हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दोस्तों, ax प्लस सी इक्वल 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बी इक्वल 0। यहाँ पर दोस्तों एक चर राशि आपको केवल x दिखाई पड़ रहा है, एक चर पद वाला एक रैखिक समीकरण है, बाकी b अचर पद है। और यहाँ पर एक शर्त भी है, a नॉट इक्वल 0। यहाँ पर चर का जो गुणांक है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। इसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद पाया जाता हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहाँ पर c एक अचर पद है और यहाँ पर दो चर पद x और y आपको मिलते हैं। तो ऐसा समीकरण आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। और इसी तरह तीन चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल 0। यहाँ दोस्तों x y z ये तीनों तीन चर पद वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल 0, यहाँ पर x गुणांक और y के गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार
दोस्तों x तीन चर वाले रैखिक समीकरण में a b और c के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों में संबंध ज्ञात करते हैं। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांक में किस प्रकार का संबंध प्राप्त होता है और इनके गुणांकों को ज्ञात करके हम इस युग्म के विषय में जान सकते हैं कि रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण के दोनों युग्म किस तरह के व्यवहार करते हैं। तो रैखिक समीकरण के युग्म रैखिक समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध दोस्तों, मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण इस तरह हैं। माना रैखिक समीकरण, पहला रैखिक समीकरण दोस्तों ax प्लस by प्लस c। अब दो रैखिक समीकरण मानेंगे दोस्तों, इसलिए इनके कोएफिशिएंट जो है a1 b1 c1। इसी तरह दूसरा रैखिक समीकरण ax2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको ज्ञात करना है x के गुणांक, y के गुणांक, y गुणांक, c के अचर पद के गुणांकों में अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर तीन प्रकार की दशाएं प्राप्त होंगी और उन्हीं दशाओं के अनुसार से हम जान सकेंगे कि दोनों रैखिक समीकरण के युग्म किस तरह व्यवहार करते हैं। किस तरह व्यवहार करने के मतलब दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को परछेद करेंगे या एक दूसरे के समांतर गमन करेंगे या एक दूसरे के ऊपर से ऊपर अर्थात संपाती होकर जाएंगे। तो पहली दशा है यदि यहाँ पर दोस्तों x और x का गुणांक a1 अपान a2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। कहने का मतलब x के गुणांक का अनुपात निकाले, y के गुणांक का अनुपात निकाले। यदि इन दोनों के अनुपात आपस में बराबर न हो तो वह दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को परछेद करेंगे। हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी अब जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती है तो एक बिंदु पर एक दूसरे को परछेद करेंगी, अर्थात इनका केवल एक हल मिलेगा, इनका परछेदी बिंदु एक मिलेगा। तथा इसका एक अद्वितीय अर्थात केवल एक हल, अर्थात केवल एक हल प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनके गुणांकों का अनुपात निकालोगे, उनके गुणांकों के अनुपात के अनुसार से हम उन रेखाओं के विषय में जान सकते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि a1 अपान a2 x के गुणांक का अनुपात निकाले, y के गुणांक का अनुपात b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। कहने का तात्पर्य x1 और x2 के गुणांक का अनुपात
और y1 y2 के गुणांक का अनुपात तो बराबर हो, लेकिन c1 और c2 अर्थात अचर पदों के अनुपात आपस में बराबर न हो, तो इस स्थिति में हो तो अब जब दोनों का गुणांक आपस में बराबर होगा तो दोनों रेखाएं समांतर चलेंगी। तो दोनों रेखाएं समांतर होकर गमन करेंगे, समांतर होकर जाएंगी। अब जब दोनों रेखाएं दोस्तों, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर जाती है तो दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं भी अनंत तक आगे अनंत तक पीछे बढ़ाने पर नहीं प्रच्छेद करती, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा इस तरह, तथा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों अब यहां पर इसको हम अरेंज कर देते हैं। इसी कंडीशन के आधार पर हम रैखिक युग्म के समीकरण का अध्ययन करेंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, कहने का मतलब x1 और x2 का गुणांक, y1 y2 का गुणांक, c1 c2 का गुणांक का अनुपात आपस में बराबर हो, तो एक ही रेखा को निरूपित करेंगे ना, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होकर जाएंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरेंगी। और जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी तो हर बिंदु पर इनका हल प्राप्त होगा, अर्थात इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, तथा इसका अनेक हल प्राप्त हो, अनेक हल माने अनंत हल, अनंत हल होगा। तो दोस्तों दो रैखिक समीकरण के युग्म के गुणांकों के अनुपातों में संबंध तीन प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को परछेद करके काट के जाएंगी। दूसरा कंडीशन a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर जाएंगी, अर्थात इनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। इस तरह उनका कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। और तीसरा कंडीशन a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती अर्थात एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरेंगी और प्रत्येक बिंदु पर उनका हल प्राप्त होगा। इस तरह इनका हम ग्राफ, तीनों कंडीशन के हम ग्राफ खींच लेते हैं दोस्तों। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। इस कंडीशन के आधार पर जब ग्राफ बनाया जाएगा तो दोस्तों पहला कंडीशन आपका a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक हल, केवल एक हल। अब इस रेखा युग्म का जो ग्राफ खींचा जाएगा इस तरह x अक्ष
आपको एक ग्राफ कॉपी मिलेगी। कॉपी में एक्स अक्ष क्षैतिज तल पर एक्स अक्ष बनाओगे और ऊर्ध्वाधर तल में वाई अक्ष बनाओगे। और यहाँ पर एक मूल बिंदु है। अब इन दोनों रेखाएं जब भी कहीं से गुजरेंगी तो मान के चलते हैं ऐसे पहली रेखा है और दूसरी रेखा इस तरह जा रही है, तो यहाँ पर एक दूसरे को एक किसी बिंदु पर वो जरूर प्रच्छेद करेंगी। पहला रेखा हो गया आपका, ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा समीकरण हो गया ax2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह इस पहले वाले कंडीशन पर ग्राफ बनेगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों, इसको मिटाने चल रहे हैं। जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो। यहाँ पर दोस्तों बताया गया a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल होता है, अनुपात इक्वल होता है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होकर गुजरती हैं और इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो इस तरह एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष, नीचे डैश डैश, और ग्राफ आपका इस तरह जाएगा। दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होकर गुजरेंगी इस कंडीशन में दोस्तों। और जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो, सॉरी इक्वल c1/c2 हो, तो उसके लिए ग्राफ किस तरह खींचा जाएगा। तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2 दोस्तों। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात आपस में बराबर हो, तो कहने का मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरेंगी। इस स्थिति में ग्राफ आपका इस तरह बनेगा, एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष, और यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश। तो ग्राफ इस तरह ऊपर कहीं बनाओ, अभी तो यहाँ कोई डिजिट है नहीं। इस तरह ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे, मतलब पहला युग्म, पहला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गया बराबर 0। ये वाला दूसरा रेखा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो दोस्तों इस कंडीशन के आधार पर हम जान सकेंगे कि कौन रेखा युग्म, कौन रैखिक समीकरण का युग्म प्रतिच्छेदी है या समांतर है या एक दूसरे के संपाती है, अर्थात परस्पर संपाती होकर गुजर रही हैं। तो जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे एक रैखिक समीकरण का युग्म हल किया जाता है। उससे पहले दोस्तों संगत युग्म और असंगत युग्म जान लेते हैं। संगत युग्म, रैखिक समीकरण का संगत युग्म। संगत युग्म में दोस्तों समीकरणों, रैखिक समीकरणों का ऐसा युग्म जिसका हल संभव हो, कहने का मतलब जिसमें x और y के कुछ न कुछ मान प्राप्त हो। रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसमें समीकरण का हल संभव हो, रैखिक समीकरण संगत युग्म के अंतर्गत आता है। संगत युग्म के अंतर्गत दोस्तों जैसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है, अर्थात इसका केवल एक हल प्राप्त होता है।
संगत युग्म में दोस्तों रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसमें समीकरणों का कम से कम एक हल और ज़्यादा से ज़्यादा अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त होता है। और दूसरा कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म का अनंत हल अर्थात अनेक हल प्राप्त होते हैं। इस तरह ये दोनों युग्म रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म के अंतर्गत आएंगे। संगत युग्म के अंतर्गत इन दोनों रैखिक समीकरण का हल संभव है। और असंगत युग्म ऐसा रैखिक समीकरण के ऐसे युग्म जिनका कोई हल संभव ना हो। रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसका कोई हल संभव ना हो असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत युग्म कहलाता है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। रैखिक समीकरण का ऐसा युग्म जिसमें रैखिक समीकरण का कोई हल ना हो रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। इस स्थिति में दोस्तों a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2 अर्थात जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं वो असंगत युग्म के अंतर्गत आती हैं। जो रेखाएं समांतर होकर चलती हैं उनका कोई हल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वो असंगत युग्म के अंतर्गत आती हैं। जो रेखाएं दूसरे पर छेद करके या एक दूसरे के संपाती होकर चलती हैं वो संगत युग्म के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उनका एक हल संभव होता है, कम से कम एक हल, और ज़्यादा ज़्यादा अधिकतम हल प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह दोस्तों एक चार्ट संगत युग्म और असंगत युग्म के आधार पर बना दिया जाता है। समीकरण रैखिक समीकरण x1 by1 + c1 = 0। दूसरा हो गया a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर दोस्तों एक इन दोनों समीकरण के आधार पर यहाँ पर दोस्तों संगत युग्म में यहाँ पर असंगत युग्म में प्राप्त होगा। असंगत युग्म यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो दोस्तों ये संगत युग्म के अंतर्गत आएगा। या यहाँ पर हम ठीक है संगत युग्म यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संगत युग्म प्रतिच्छेदी रेखा इसी संगत युग्म में और इसी संगत युग्म का एक a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 संपाती रेखा। तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं संगत युग्म के अंतर्गत और a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 ये रेखा समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर संगत युग्म और असंगत युग्म का अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ से हम रैखिक समीकरण के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करके रैखिक समीकरण के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से किस तरह कार्यरत हैं, अर्थात कौन सी रेखा समांतर गुजर रही है, कौन सी रेखा परछेदी है, कौन सी रेखा संपाती होकर जाएंगी। इस तरह दोस्तों इसी तौर पर हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों x प्लस 3y इक्वल 6 पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल 12। ऐसे आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म है। इन रैखिक समीकरण की सहायता से आलेख खींचना हमको। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख खींचिए। युग्म का आलेख खींचिए। तो चलिए दोस्तों, अब किस तरह हमको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले दोस्तों इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण आप ले लीजिए। जैसे कि दोस्तों पहला समीकरण x प्लस 3y इक्वल 6 दिया गया है। यहाँ से x का या y का मान निकाल लीजिए। x इक्वल 6 माइनस 3y। यहाँ से हम x का मान निकाले, y पक्षांतर किया गया उधर, 6 माइनस 3y हो गया। यहाँ पर एक क्षैतिज कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करके यहाँ पर लिखा जाएगा x और y। ऐसे दो कॉलम बनाए जिसमें x में x एक में y। अब यहाँ पर x के या y के अनंत मान रख सकते हैं और उस अनंत मान से एक रैखिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और उससे अगर कम मान हमको प्राप्त करना है, जैसे कम मान रखकर हम रेखा प्राप्त कर ले, रैखिक ग्राफ प्राप्त कर ले, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों एक बार आप x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए। तो केवल आपको दो बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी और उसको हम ग्राफ में खींच सकते हैं। कम से कम दो रेखा से ग्राफ खींच सकते हैं, अधिक से अधिक चाहे जितनी रेखाएं, चाहे जितने भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर जब 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 बराबर 6 माइनस 3y, 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3y बराबर 6, इस तरह हो गया 3 दूना 6, y बराबर। कहने का मतलब जब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह हम एक बार y का मान 0 रखकर चेक कर लेते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो इसी समीकरण x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0, तो x बराबर 6 आ गया, इसका मान 0 हो गया। अर्थात जब हम y का मान 0 रखें तब x का मान 6 आया। और भी मान अगर प्राप्त करना चाहते हो तो और इसके मान x और y के ऐसे मान रखो जिससे आपको एक सरल से सरल अंक प्राप्त हो। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम y का मान 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे 3 एक कम 3, 6 में से 3 जाए 3 आएगा, मतलब x y बराबर 1 रखा गया है। y बराबर 1 रखेंगे तो x माइनस 6 3 गुणे 1, यहाँ पर 6 माइनस 3 अर्थात x बराबर 3 प्राप्त हुआ, एक सरल अंक प्राप्त हो गया। इसी तरह x या y के कोई किसी के मान कोई भी अंक रख सकते हो, बशर्ते ऐसा अंक रखिए जिससे आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम कोई छोटा अंक, ऐसा अंक रखें जिससे छोटा छोटा अंक हमको प्राप्त हो। इस तरह अगर हम y बराबर 3 रख देते हैं, y बराबर 3 रखेंगे, 3 त्रिक 9, x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 3, x y का मान 3 रखा गया है, 3 त्रिक 9, 9 में से 6 जाए 3, x बराबर माइनस 3 प्राप्त हो गया। और ऐसे ढेर सारे बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इतने में आपको ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं बिंदुओं को हम इन x और y को निर्देशांक के रूप में व्यक्त कर लेंगे। बिंदु जब बनेगा आपका तो 0, 2, 6, 0, ये वाला x, y 3, 1, इस तरह माइनस 3, 3। अब सबसे पहले दोस्तों अब इसको हम ग्राफ एक लाइन ड्रा करते हैं और एक क्षैतिज। यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात YH प्राप्त हुआ।
इसको हम यक्स अक्ष नाम देंगे, यहाँ पर यक्स डैश विपरीत अक्ष है और ये हो गया वाई डैश अक्ष। तो दोस्तों ये हो गया मूल बिंदु। अब दोस्तों आपको ये ग्राफ में जब भी बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में रैखिक युग्म में एक आलेखीय ग्राफ सेवर रहता है, कम से कम एक रैखिक ग्राफ आता है। तो वहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में आप वर्ग के आकार पे खाने बने होते हैं, उसी के आधार पे यूनिट बनाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पर 0,2 है, तो अब इसको हम कोऑर्डिनेट अर्थात अक्ष निर्देशांक के रूप में अक्ष पर निरूपित करेंगे। 0,2 एक्स अक्ष पे 0 मात्रक, वाई अक्ष पे 2 मात्रक है। तो हमको एक्स अक्ष पे नहीं चलना, वाई अक्ष पे चलना है। वाई अक्ष पे इस तरह हम कुछ यूनिट बना लेते हैं, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, कहने का मतलब नियर अबाउट एक समान यूनिट बनाया गया है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हमारा मान तो 8 से बड़ा है नहीं, इससे ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हो गया। अब 0,2 एक्स अक्ष पे 0 मात्रा, कहने को मतलब दोस्तों एक्स अक्ष पे आपको नहीं चलना है, वाई अक्ष पे प्लस है, इसका मतलब वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चलना है। तो 1 2 यूनिट हो गया, यहाँ पर आप 0,2 लिख दीजिए। फिर 6,0 एक्स अक्ष पे 6 मात्रक चलना, वाई अक्ष पे 0 मात्रक चलना है। इसलिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, एक्स अक्ष पे 6 मात्रक, वाई अक्ष पे 0 मात्रक। इसी तरह 3,1 हो गया, 3 एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे 1 मात्रक, एक्स अक्ष पे 3 मात्रक, एक्स अक्ष पे 3 मात्रक, 1 2 3, वाई अक्ष पे 1 मात्रक। इस तरह ग्राफ खींचा जाएगा। नियर अबाउट यहाँ पर बिंदु प्राप्त होगा, 3 को हम मिटा देते हैं हम यहाँ पर। इस तरह हो गया ये 3,1। और अगर इनको भी बनाना चाहते हो तो इनको भी -3 +3 माइनस प्लस, कौन से चतुर्थांश में माइनस प्लस, तो माइनस प्लस दूसरे वाले चतुर्थांश में, यहाँ पर माइनस प्लस और इसमें प्लस प्लस, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस माइनस होते हैं और यहाँ पर प्लस और माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस आया है। एक्स अक्ष पे 3 मात्रक, माइनस में 1 2 3 से होकर एक रेखा खींच देते हैं। वाई अक्ष पे चलते हैं, 1 2 3, यहाँ से जाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। तो नियर अबाउट यहाँ पर जाएगा दोस्तों, क्योंकि माप कर बनाया नहीं गया है। इस तरह -3 और 3, अब 4 बिंदु जो प्राप्त हुए हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन में होंगे भी। यहाँ पर ग्राफ कॉपी नहीं है, तो इस तरह ऐसे स्ट्रेट लाइन से एक रेखा जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों पहले वाले रैखिक समीकरण से कुछ बिंदु प्राप्त किए थे, जिसको हम ग्राफ में कॉपी में निरूपित किए, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ दोस्तों। अब चलते हैं इसी क्रम में अगला समीकरण हल करेंगे। तो दोस्तों इसको हम अब मिटा देते हैं। इसी तरह अब दूसरे वाले समीकरण को हल करना है। 2x - 3y = 12 है, तो यहाँ पर हम 2x या 3y का कुछ भी मान निकाल सकते हैं। 3 उधर जाएगा, 3x + 12y, 3 उधर गया, 3y तो उधर गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से x का सेफ x का मान निकालो, /2 के हो गया। दोबारा वही प्रक्रिया अपनाना है हमको, x और y लिखेंगे। अब यहाँ पर x y के अलग अलग मान रखकर अलग अलग मान प्राप्त करेंगे, विभिन्न मान रख के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करेंगे। प्रक्रिया वही फिर से अपनाते हैं। यदि एक बार x बराबर हम 0 रख लें तो क्या होगा, 0 = 3y + 12 /2, इसका गुणा जब यहाँ पे होगा 0 हो जाएगा, तो 0 = 3y + 12, और 3 इधर आ गया, मतलब या 12 इधर आ गया, 3y = -12, 3 चौका 12 हो गया। तो यहाँ पर y का मान हो गया -4। कहने मतलब दोस्तों यहाँ पर -4 लिखोगे। फिर इसी तरह एक बार y का मान हम 0 रखकर देखते हैं क्या होता है। y का मान 0 रखकर देखेंगे
तो x प्लस यहाँ पर x इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 12/2 हो गया। x इक्वल 12/2 हो गया 12, मतलब x बराबर 6। तो जी दोस्तों, जब यह y बराबर हम 6 रखे थे, y बराबर जब 0 रखे थे तो x का मान आ गया 6। अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, एक सीधा सीधा ग्राफ खींचना, लाइन खींचना चाहते हैं, तो इन्हें दो बिंदु से हम ग्राफ खींच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, और भी अगर मान निकालना चाहते हो, और भी बिंदु पर मान निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। अब इस तरह मतलब y या x के ऐसे मान रखेंगे जिससे सरल से सरल मान प्राप्त हो। अब यहाँ पर y बराबर 1 रखेंगे, 12 दिन 15 हो जाएगा, 2 7 14, कटने में आसान नहीं होगा। और अगर हम y बराबर 2 रख देते हैं तो 3 दूना 6, 12 6 18 हो जाएगा। y बराबर 2 रख दिए, x बराबर 3 गुणे 2 प्लस 12 और 1/2, तो ऊपर आ गया 18, नीचे 2 2 9 18, इस तरह 9 प्राप्त हुआ। और भी मान प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों, इनको हम बिंदु के रूप में निरूपित कर लेते हैं। 0, -4, 6, 0 और ये 9, 2। अब इन तीनों बिंदु को ग्राफ में निरूपित करेंगे। 0, -4, x अक्ष पे 0 मात्रक है, y अक्ष पे -4 मात्रक, यानी मतलब नीचे की ओर चलेंगे। x अक्ष पे आपको चलना नहीं, y अक्ष पे नीचे की ओर चलना। 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 0, -4। इस चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष पर है, एक y अक्ष पर स्थित है। जिस कोऑर्डिनेट में एक बिंदु 0 हो, अगला यूनिट हो, वो अक्ष पर ही निरूपित होता, किसी चतुर्थांश में नहीं होता। 6, 0 x अक्ष पर होगा, ये x अक्ष पे 6 मात्रक, y अक्ष पर 0 मात्रक, कहने वाला 6, 0 यहाँ पर तो बना चुके हैं पहले से। और इसके बाद 9, 2 x अक्ष पे 9 मात्रक, 8 6 हो गया, 7 8, एक यूनिट और बना लेते हैं। और y अक्ष पे 2 मात्रक, 1 2, इन दोनों से जाने वाली रेखा इस तरह यहाँ से ऊपर जाएगी, जहाँ दोनों काटेंगे ए पर छेद बिंदु होगा। सॉरी गलती हो गई, प्लस प्लस है, प्लस 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 तो पहले चतुर्थांश में होगा। x अक्ष पे 9 मात्रक, y अक्ष पे 2 मात्रक, इस तरह आगे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कटेगा। आप पहला वाला बिंदु, दूसरा वाला बिंदु और तीसरा वाला बिंदु एक दूसरे को मिलाओगे, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका कोऑर्डिनेट है 0 9, 2 हो गया, और ये हो गया। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु 6, 0। तो जो दोस्तों, यहाँ पर समीकरण को हल करते ही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। बाकी हम प्रतिच्छेद बिंदु अगर ज्ञात करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं, तो इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या साधारण विधि से किसी से हल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, ग्राफ आपका तैयार हो चुका है और हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है। यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे, इसको कट जाएगा और 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3x, यहाँ पर 18, 3 6 18, कहने का मतलब x बराबर 6 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का मान 1 में रखने पर, तो जब x का मान x + 3y = 6, इसमें 6 रखेंगे, प्लस 3y = 6, उधर गया घट गया, 3y = 6 - 6 मतलब 0 हो गया, अर्थात 3y = 0। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु आपका कितना मिला? तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर लिख देते, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया दोस्तों 6, 0। प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल गया। कहने का मतलब दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो जी दोस्तों, अगली क्लास में 3.2 NCERT का चैप्टर लेकर आऊँगा।